हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप हमारा चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे क्वेरीज भी आते हैं, बहुत फीडबैक भी आता है, हमारे पास आके बताते हैं किस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि आप डायबिटीज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ए डायबिटिक लिव्स लॉन्गर व्हेन ही नोज मोर अबाउट द डिजीज। यानी एक डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं जो लोग बीमारी को अच्छे से जानते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी पे। ये एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको शुगर होता है और वो पहली तकलीफ अपनी यही बताते हैं कि पाँव में बोदापन होता है, झुंझुनी होती है, या कुछ चुभता है तो पता नहीं चलता, या पाँव में बहुत दर्द होता है, या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, सनसनाता है। ये बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं पेशेंट। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी जो बाहर के नर्व होते हैं, हाथ के, पैर के, ये अफेक्टेड हो जाते हैं, इनके सेल्स डेड हो जाते हैं, और जो नर्व कंडक्शन, वो जो होना चाहिए एक संचार इम्पल्स का कि आपको कुछ चुभ रहा है या आपको गड़ रहा है, वो नहीं हो पाता और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी पैरों में अगर है या हाथों में है तो सेंसेशन कम हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, और अगर कोई अल्सर या घाव हो गया तो फिर उसको हील होने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी होने से पहले ही आप इसे रोकने की कोशिश करें, और उसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है जिससे वो रुकेगी, वो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहना, यानी HbA1c लेवल 7 से नीचे रहना। ये हो गई बात डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। एक और डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसे डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये अंदर के नर्व्स को अफेक्ट करती है। अंदर के नर्व्स का मतलब जो नर्व्स हार्ट को सप्लाई करती है, जो नर्व्स इतड़ियों को, आंतों को सप्लाई करती है, या जो नर्व्स से पसीना आता है या हीट मेंटेन होता है, उन सबको अगर प्रभावित करती है तो ऐसे कंडीशन को डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो पेशेंट लेके आते हैं सिम्टम्स, वो सबसे पहला सिम्टम्स पेट का ही रहता है कि वो खाने के बाद जो आंतों का मूवमेंट होना चाहिए पचाने के लिए, वो कम हो जाता है, और खाने के बाद पेट फूला रहता है। उन्हें कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत हमेशा रहती है। और बहुत सारे पेशेंट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें खाते वक्त पसीना बहुत आता है, या पसीना बिल्कुल नहीं आता है, उनको कोई भी काम करने पसीना नहीं आता है। ये भी डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का सिम्टम है। एक और सिम्टम ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब बैठ के खड़े होते हैं तो सर घूमने लगता है या सर चकराने लगता है, खास करके बाथरूम में अगर ज़्यादा देर बैठे रह गए या बहुत देर ज़्यादा लेटे रह गए, उसके बाद उठे तो सर थोड़ी देर के लिए घूम जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही खड़े होते हैं ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसे पॉस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, और ये कंडीशन भी डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का सिग्नल है। उसके साथ साथ डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जो है वो हार्ट के मसल्स को भी अफेक्ट करती है, और धीरे धीरे हार्ट फैलने लग जाता है, और फाइनली एक कंडीशन हो जाता है जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं हम लोग, यानी हार्ट फेल करने की अवस्था में आ जाता है। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होना चाहिए, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो 60% के आसपास होना चाहिए, ऐसे में वो घट जाता है, और हम लोग कैटेगराइज करते हैं उसको हार्ट फेलियर में। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोगों को रोकना है, और इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। HbA1c 7% के होने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके शुगर लेवल में बहुत फ्लक्चुएशन ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपका कुछ है शुगर अभी 70 है खाने के पहले भूखे पेट, और खाने के बाद वो फौरन से 300 हो जा रहा है, या फिर दोपहर में अभी कभी नाप रहे हैं आप तो 200 हो जा रहा है, फिर रात में 400 हो जा रहा है। इस तरह का अगर फ्लक्चुएशन होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतना डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। फ्लक्चुएशन को जानने के लिए हम लोग सबसे अच्छा जो टेस्ट कराते हैं वो CGMS स्टडी कहते हैं। उसमें एक हम लोग छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं पेशेंट को, और उनको फिर 1 हफ्ते या 10 दिन या 14 दिन के बाद बुलाते हैं, और उनके हर घंटे के ब्लड शुगर रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, और देखते हैं कि कब इनका फ्लक्चुएशन होता है, कब ये हाइपो में जाते हैं, कब ये इनका बढ़ जाता है, और उसी अनुसार दवा को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो CGMS बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर अपने आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खास करके जो अच्छे डायबिटिक सेंटर है वहाँ जाते हैं, तो आप ज़रूर इसके बारे में बात करें कि मुझे CGMS टेस्ट करानी है, ताकि मुझे फ्लक्चुएशन जो होती है उसको रोका जा सके। ये फ्लक्चुएशन ही कॉम्प्लिकेशंस को बहुत फास्ट कराती है, चाहे न्यूरोपैथी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे आंखों की बीमारी हो, ये सारी चीज़
फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, और इसे हम लोग CGMS स्टडी में देख लेते हैं और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट को रिवाइज करते हैं। मेरा संदेश ये है कि डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो या डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, दोनों को हम लोगों को रोकना है। और डायबिटीज़ से डायग्नोज होने से 10 साल तक अगर आपने इसको कंट्रोल रखा, अपने शुगर को और इन सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल रखा, तो फिर आगे की ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। आपके सारे सुझावों का मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।